जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस चैप्टर में हम लोग बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, गरीबी रेखा और नरेगा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का 3 वीडियो और बनाया जा चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से जाकर के आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। कल हम जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो उसमें बोलने में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, तो एक बार पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे। इसमें था विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पे विश्व विकास रिपोर्ट निकाला गया था 2006 में, और ये जो विश्व विकास रिपोर्ट आया था 2006 में, वो 2004 के अनुसार आया था, यानी कि 2004 में पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया गया और 2004 के आंकड़े के अनुसार 2006 में रिपोर्ट तैयार होकर के आया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि वैसे देश जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए है प्रति वर्ष, उन देशों को विकसित देश में रखा जाएगा, और वैसे देश जहाँ का प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 37,000 रुपए से कम है, उन देशों को विकासशील देशों में रखा जाएगा। तो यहाँ पे बस हम लोग इतना जानना है कि वैसा देश जहाँ पे 4,53,000 रुपए एक व्यक्ति औसत रूप में प्रति वर्ष कमाता है, तो वो देश विकसित है, और अगर 37,000 रुपए से भी कम की कमाई हुई है, तो वो देश विकासशील के श्रेणी में आएगा। तो हमारे भारत का जो उस टाइम का जो आंकड़ा है, तो उस समय हमारे भारत का प्रति व्यक्ति आय 2004 में 28,000 रुपए प्रति वर्ष था, यानी कि औसत रूप में देखा जाए तो एक वर्ष में पूरे भारत में एक व्यक्ति एक वर्ष में 28,000 रुपए का ही कमाई करता था, इतना ही वो धन अर्जित कर पाता था। तो इस तरह से अगर हम लोग भारत की बात करें, तो भारत हमारा जो देश वो विकासशील के तहत आता है, ना कि विकसित में। अगर भारत के कुछ राज्यों की देखें, तो यहाँ पे पंजाब की जो औसत प्रति व्यक्ति आय था वो था 26,000 रुपये, और केरल का था 22,800, और अपने बिहार की बात करें तो अपने बिहार में मात्र ये 5700 रुपये ही था। तो यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा बिहार कितना पीछे है। तो यही पिछले वीडियो में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अब आज हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें है बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार में पिछड़ेपन के कारण को पढ़े थे, इसमें हम लोग बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जितनी भी समस्या है उसका मुख्य जड़ जनसंख्या वृद्धि ही है। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई है। अगर हम लोग को बिहार को आगे बढ़ाना है, इसको विकसित करना है, पिछड़ेपन से निकलना है, तो सबसे पहले जो राज्य में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है बिहार में, उस पर हम लोगों को रोक लगाना होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना होगा, यानी कि फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे देश में एक कोटेशन भी है कि हम दो हमारे दो, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे फैमिली प्लानिंग करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं को शिक्षा का प्रचार करवाना होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग को जनसंख्या कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग करना होगा, और इस फैमिली प्लानिंग में लोगों को जागरूक भी करना होगा। जनसंख्या से होने वाले जो मृत्यु रही इतना जनसंख्या, उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी बताना होगा, और खास करके इस क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षित करना ज़्यादा जरूरी है, उनको शिक्षित करना पड़ेगा, इनके बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा है कृषि का तेजी से विकास। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, और अगर कृषि अच्छा नहीं रहेगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी अच्छा नहीं हो सकता है। अगर अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं होगा तो हमारा जो बिहार है वो भी विकसित नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि बिहार की जो कृषि ही यहाँ के जीवन का आधार है। लोग यहाँ पे कृषि करते हैं ज़्यादातर लोग, और कृषि में यहाँ पे अभी भी पुराने तरीके से खेती किया जाता है। तो इसमें हम लोग को कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग करना है। नए यंत्रों को प्रयोग करने के लिए बताया गया है। उत्तम खाद और उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाए, ताकि उत्पादन जो है उसमें वृद्धि हो, उपज में वृद्धि हो। इस तरह से कृषि का तेजी से विकास करके भी हम लोग बिहार का आर्थिक विकास कर सकते हैं, इसके आर्थिक विकास में सुधार ला सकते हैं। उसके बाद है बाढ़ एवं सूखे पर नियंत्रण। पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि हमारा भारत में बिहार में उत्तर बिहार जो है वो पूरी तरह बाढ़ से ग्रसित रहता है, वहीं दक्षिण बिहार की बात करें तो ये पूरी तरह से सुखाड़ से ग्रसित रहता है। तो अगर इन दोनों चीज पे नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए,
तो भी हम लोग बिहार का विकास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जान माल की भी हानि होती है और फसल भी बर्बाद होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। तो फसल का बहुत बड़ा भाग इस बाढ़ के कारण बर्बाद भी हो जाता है, जान माल के भी काफी इसमें क्षति होती है। उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियां जो है हिमालय से निकलती है, और इसलिए नेपाल सरकार से अगर हम सहयोग करें और बाढ़ पर नियंत्रण के लिए कार्यक्रम कुछ बनाए, प्लानिंग करें, उससे बात करें, तो हम लोग यहाँ पे बाढ़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नेपाल सरकार के साथ हम अच्छा संबंध बनाकर रखें, उनसे बात करें, तो इसमें ये काम किया जा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे दक्षिण बिहार है। दक्षिण बिहार हमेशा सूखे से ग्रसित रहता है, यहाँ पे सुखाड़ होते रहता है। अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कर भी इस स्थिति से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। ये जो सुखाड़ वाली स्थिति है, इससे हम लोग बच सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था करना है। तो एक तरफ हम लोग नेपाल सरकार से मिल करके बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं, दूसरी तरफ हम लोग सिंचाई की व्यवस्था कर करके यहाँ पे सुखाड़ पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद है आधारिक संरचना का विकास। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी देश या राज्य का विकास अगर देखना है तो सबसे पहले वहाँ के आधारिक संरचना का विकास देखना चाहिए। वो विकसित होगा तभी वो देश या राज्य विकसित होगा। तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो आधारिक संरचना जैसे कि बिजली है, परिवहन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो सुविधाएं हैं, ये सब अभी भी उतना विकसित नहीं हो पाए हैं, अभी पीछे हैं। तो यदि हम इन सब चीज़ों में सुधार करें, इन सुविधाओं में सुधार कर लें, तो हम लोग बिहार का विकास कर सकते हैं, बिहार में विकास किया जा सकता है। तो ये सब कर करके हम यहाँ पे बिहार का विकास कर सकते हैं। उसके बाद है उद्योगों का विकास। उद्योग के मामले में हम लोग देखें तो हमारा बिहार जो है पूरी तरह से नगण्य हो गया है। जब से हमारा बिहार झारखंड से अलग हुआ है, तब से हमारे यहाँ उद्योग की कमी है, न के बराबर है। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि उद्योग विकास करें। उसके लिए हमें क्या करना है, बिहार से झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया, यानी कि उद्योग न के बराबर यहाँ पे रह गया है। कुछ चीनी मिल वगैरह भी यहाँ पे थे, तो वो भी फिलहाल में सब बंद है, एक आध दो ही चालू है, नहीं तो सब जो चीनी मिल है वो भी बंद हो गए हैं। तो हमें क्या करना है कि ऐसे में सरकार द्वारा उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो भी उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, सरकार द्वारा उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको लुभावना देना चाहिए, ताकि वे यहाँ पर अपना पूंजी आकर के लगाएं, अपना पूंजी निवेश करें और यहाँ के उद्योग का पुनर्विकास किया जा सके, यानी कि यहाँ का जो उद्योग है वो फिर से विकास करे। यदि उन उद्योगों का विकास होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो उनका आर्थिक विकास भी होगा, और अगर यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास होगा तो बिहार का भी आर्थिक विकास होगा। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद हमारे राज्य में गरीबी भी भर के है, तो इस गरीबी को दूर करने के लिए कुछ उपाय करने हैं। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है, यानी कि बिहार गरीबों में सबसे एक तरह से कहें कि आगे है। लगभग 42% से भी अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। बिहार में 42% से मतलब आधा से कुछ ही कम है, इतनी जनसंख्या जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे ही अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे में यदि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए और उनको स्वरोजगार को भी बढ़ावा देने के लिए कुछ काम किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, तो इनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। और यदि यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तो हमारे बिहार राज्य में भी सुधार होगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद है शांति व्यवस्था की स्थापना। अगर देखा जाए तो हमारे बिहार में पिछले कई दशकों में यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं रही है। तो सबसे पहले क्या करना है कि बिहार में शांति का माहौल कायम करना है, व्यापारियों में विश्वास जगाना है कि यहाँ पे अब ऐसी बात नहीं रही, आप यहाँ पे अपना उद्योग लगा सकते हैं। उसके बाद आर्थिक विकास की गति को हम लोग तेज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने शांति व्यवस्था को बना कर रखें तो उद्योगपति यहाँ पे आएंगे, अपना पूंजी निवेश करेंगे, और जब वो पूंजी निवेश करेंगे तो हमारा आर्थिक विकास भी होगा। उसके बाद यहाँ पे स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार जैसे समस्याएं आती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम लोग कंट्रोल करें तभी ये बिहार के लिए अच्छा होगा, बिहार के आर्थिक विकास के लिए अच्छा होगा। इसके लिए हम लोग को जरूरत है कि एक स्वच्छ, कुशल और ईमानदार प्रशासन की व्यवस्था की जाए, तब हम लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण।
एक काम ये भी हो सकता है कि केंद्र द्वारा यहाँ पे बिहार को विशेष सुविधा दिया जाए, इसके आधार पर भी हम लोग विकसित कर सकते हैं। बिहार में विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण की आवश्यकता है, यानी कि कुछ ऐसे काम जो किसी अन्य राज्य में किया जा रहा है, विकसित राज्यों में किया जा रहा है, वो काम वहाँ कर करके अगर बिहार में किया जाए तो इससे बिहार का विकास हो सकता है। जैसे मान लीजिए भारत सरकार द्वारा कोई हॉस्पिटल या कोई एयरपोर्ट भी बनाना हो, तो किसी विकसित राज्य में बनाने के बजाय अगर बिहार में बनाए तो इससे भी बिहार का विकास हो सकता है, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है, उनके विशेष रुपए खर्च किए जाते हैं। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वो सब यहाँ पे इतना विकसित हो पाए हैं, उनको सहायता मिलते रहती है, इसलिए वो लोग हमसे आगे हैं। तो अगर हमारे ऐसे में यदि हमारे बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो बिहार का भी विकास हो सकता है, यहाँ भी विशेष राज्य का दर्जा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो यही सब कुछ उपाय थे जिनसे हम लोग बिहार के आर्थिक विकास कर सकते हैं, इसको पिछड़ेपन से बाहर हम लोग निकाल सकते हैं और एक विकसित राज्य में इसको ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका को, यानी कि देश की जो विकास है, आर्थिक विकास, उसमें हमारे बिहार के आर्थिक विकास का क्या भूमिका रहा है, यदि ये न रहे तो देश पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। अगर बात करें हम लोग अपने बिहार की तो देश के एक बहुत बड़े राज्य में ये आता है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से यह 12वें तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह 3रे स्थान पर है। तो या हम भौगोलिक क्षेत्रफल से देखें या जनसंख्या के क्षेत्रफल से देखें, दोनों ही मामले में एक बहुत बड़ा राज्य है और भारत के विकास में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर इसको हम लोग हटा दें भारत के आर्थिक विकास से तो बिना बिहार के हम लोग भारत के विकास की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुए हैं APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने एक बार कहा था कि यदि देश का विकास करना है तो बिहार का विकास करना पड़ेगा, ये आवश्यक है। बिना बिहार के विकास करे हम लोग देश का विकास नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बिहार का देश के विकास के लिए बिहार का विकास करना कितना आवश्यक है। अतः देश के विकास के लिए बिहार का विकास करना अति आवश्यक है। बिना इसके विकास के हम लोग देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो, हम बिहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसी क्षेत्र में चल जाएं, राजनीतिक में जाएं, आर्थिक में जाएं या इतिहास में जाएं, हम किसी भी क्षेत्र में जाएं तो बिना बिहार के हम लोग इस देश के ना तो इतिहास को हम अच्छे से जान सकते हैं, न इसके आर्थिक स्थिति की गणना कर सकते हैं, न इसके हम राजनीतिक स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में बिहार का एक अहम भूमिका रहता है जिसके आधार पर हम लोग देश के बारे में जानते हैं। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर के रोग की तरह है, जिस पर शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है। ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व को संपन्नता के लिए घातक होता है। जो कुजनेट हैं उनका एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत एक गरीबी को कैंसर से तुलना करते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में कहीं एक छोटे से भाग में कैंसर हो जाता है और इससे हमारे पूरे शरीर में विषाक्त हो जाता है, यानी विष फैल जाता है और इससे लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसी तरह से किसी भी देश या विश्व के लिए गरीबी एक कैंसर की तरह है। अगर दुनिया के किसी एक देश में भी, किसी एक राज्य में भी गरीबी है तो वो पूरे देश दुनिया के लिए एक विष की तरह वो काम करता है, कैंसर की तरह काम करता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग अपने देश में बात करें तो इतने बड़े राज्य में गरीबी होना, बिहार में गरीबी होना हमारे देश के लिए कैंसर की तरह है, एक तरह का कैंसर है।
और इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारा देश विकास कर पाएगा। इसको नज़रअंदाज कर करके हम लोग विकास नहीं कर सकते हैं। आज बिहार का मानव संसाधन न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को भी फलीभूत बनाया है। अगर हम लोग इसका बात करें कि देश के विकास में इसकी क्या भूमिका है, तो आज वो समय है जब बिहार के इतना बड़ा जनसंख्या है, उस जनसंख्या में मानव संसाधन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तो काम कर ही रहा है। इसके अलावे जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर हैं, वे लोग भी भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर के वहाँ पे मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं और हमारे योगदान से आज वो राज्य विकसित है। आज भी हमारे देश के बहुत सारी जनसंख्या बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कृषि कार्य करने के लिए कृषि मजदूर के रूप में जाते हैं, या अन्य फैक्ट्रियों वगैरह में भारत के कोने कोने में बिहार के लोग फैले हुए और वहाँ के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और इनके योगदान से ही वहाँ का आर्थिक विकास हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि भारत के विकास में बिहार का कितना बड़ा योगदान है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधन का प्रमुख योगदान रहा है। इसी के योगदान से आज पंजाब इतना विकसित है और हमारा जो देश विकासशील है, जो विकसित कर रहा है, उसमें बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारी का योगदान महत्वपूर्ण है। चाहे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, द्वितीयक क्षेत्र की बात करें या तृतीयक क्षेत्र की बात करें, कृषि हो, उद्योग हो या सेवा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बिहारियों का योगदान है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, देश के आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से ही बिहार की कृषि और कृषि जनित उद्योगों की विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है और जिस तरह से हम लोग यहाँ पे कृषि पर डिपेंड हैं और जिस तरह से हमारे पास कर्मठ मेहनती मजदूर यहाँ के जो लोग हैं, अगर ये लोग पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे जो कृषि जनित उद्योग हैं, वैसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, उन उद्योगों को यहाँ पे विकसित किया जा सकता है और इससे हमारे बिहार के भी विकास होगा और साथ ही साथ देश का भी विकास किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है, परिवर्तन देखने को मिला है, हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में प्रगति के इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी है। यदि देश और बिहार कंधा से कंधा मिलाकर विकास की क्रिया में लग जाए तो वर्तमान दौर में यह 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देश में आ जाएगा। यानी कि अगर भारत को दुनिया के विकसित देशों में शामिल होना है तो उसके लिए उसको बिहार पर ध्यान देना होगा। अगर बिहार और भारत इन दोनों का आर्थिक विकास हो जाए, ये दोनों साथ मिलकर काम करें विकास के क्षेत्र में, तो आने वाले समय में भारत दुनिया के जितने भी विकसित देश है उसमें ये शामिल हो जाएगा और शामिल नहीं हो सकता है ये आगे भी दुनिया से निकल जाए। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि बिहार ही नहीं, हमारे भारत में जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबका विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। जब प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा तभी हमारे भारत का विकास होगा और तभी हम दुनिया में विकसित देशों में शामिल हो पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे है मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। हम लोगों को कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होते हैं, किसी भी देश के या किसी भी राज्य के जो लोग होते हैं उनको कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होते हैं और इसका विकास से बहुत गहरा संबंध होता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों को कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। कोई भी देश का व्यक्ति हो, कितना भी विकसित या अविकसित देश हो, वहाँ पे ये चीज़ों की आवश्यकता होती है। वहाँ के लोगों की रोटी की आवश्यकता होती है, कपड़ा की आवश्यकता होती है, मकान चाहिए और वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इसमें रखा गया। ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हर व्यक्ति को उपलब्ध होना ही चाहिए। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। देश के गरीब लोगों की आकांक्षाएं इन्हीं न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है। जो देश में जो गरीब लोग होते हैं उनका बस यही रहता है कि किसी तरह से हम रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कर लें, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था कर लें, इतना ही उनके लिए काफ़ी है। उससे ज़्यादा वो सोच भी नहीं पाते हैं, ज़्यादा धन वगैरह वो अर्जन नहीं कर पाते हैं, अपना विकास वो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जो ये मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति अभी तक नहीं कर पाता है।
तो जो गरीब लोग हैं उनका आकांक्षा इतना ही रहता है, उनका इच्छा इतना ही रहता है कि कम से कम ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, हमारे देश में हर व्यक्ति का विकास हो, इसके लिए बहुत सारे काम सरकार द्वारा और बहुत सारे प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी किया जा रहा है कि किसी तरह देश को विकसित किया जाए। परंतु देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। जो हमारा ये जितने भी विकास के लिए कार्यक्रम प्रोग्राम बनाए जाते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा बाधा बन जाता है जनसंख्या। उसका कारण ये है कि विकास की दर बढ़ने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है, क्योंकि हम लोग विकास के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि आधे से ज़्यादा जो भी संसाधन है वो तो हमारे देश में ही, हमारे लोगों पे ही खर्च हो जाता है। हम लोग ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से हमारे देश में अभी तक गरीबी ख़त्म नहीं हो पाया है, उसका उन्मूलन नहीं हो पाया है। और इसके कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अपेक्षित कमी नहीं आई है, यानी कि जितना अपेक्षा की गई थी, जितना सोचा गया था, उतना भी अभी कमी नहीं हुई है। हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो इसमें एक जनसंख्या बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जिसके कारण ये हो रहा है। फिर भी सरकार द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति कर सके, वो अपने मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त कर सके। इसके लिए सरकार काम कर रही है, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध कराया जा रहा है, उनको मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है ताकि कम से कम वो 2 वक्त के रोटी भी जुटा सके, 2 वक्त के खाना भी उनको मिल सके। तो इसके लिए सरकार काम कर रही है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा रही है। दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ खास करके तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है, लोग उसमें जुड़ रहे हैं और अपने आय में वृद्धि करने में लगे हुए हैं। और जैसे इनका आय में वृद्धि होगा, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगेंगे। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके लिए सरकार भी समय समय पर काम कर रही है। देश के ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। तो कुछ शहरी चीज़ में तो ये सब काम किया गया है, गांव को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि वैसे भी गांधी जी ने कहा है कि भारत की आत्मा तो गाँव में बसती है। तो अगर गांव के लोग विकास नहीं करेंगे तो देश कैसे विकास करेगा। तो इसके लिए सरकार गांव के स्तर पे भी कुछ काम कर रही है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि जो ये राष्ट्रव्यापी रोजगार योजना है, जिसे हम लोग नरेगा के नाम से भी जानते हैं, तो इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के द्वारा यहाँ पे लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। साल में कम से कम 100 दिन तो काम दिया ही जाता है, जिससे कि वो अपने आय को प्राप्त करे और अपना जीवन कम से कम 2 वक्त के रोटी जुटाने में अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं उसको पूर्ति कर सके। तो इसके लिए काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम के तहत शुरू की गई ये जो है, उसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत इसको शुरू की गई है। शॉर्ट में इसे हम लोग नरेगा भी कहते हैं। तो ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। और ये जो नरेगा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने का योजना माना जाता है। इससे गांव के लेवल पे गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट को पढ़ेंगे जो पीछे छूट गया है, जैसे कि कृषि जनित उद्योग क्या होता है। तो ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। यानी कि वे सभी उद्योग जो पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हों, उसे हम लोग कृषि जनित उद्योग कहेंगे। जैसे कि आम से अचार बनाने जो भी कंपनियां हैं, तो वो पूरे तरह से कृषि पे डिपेंड है। टमाटर से जो सॉस बनता है, तो वो भी पूरे तरह कृषि पे डिपेंड है। हम लोग ईख से जो गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं, कृषि जनित उद्योग हैं। अगर इन सभी का खेती नहीं किया जाएगा, कृषि नहीं किया जाएगा, तो इससे जुड़े हुए उद्योग भी बंद हो जाएंगे। तो इस तरह के जितने भी उद्योग हैं उसको हम लोग कृषि जनित उद्योग कहते हैं। अब एक है गरीबी रेखा की। गरीबी रेखा होता क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे राज्य में 42% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि गरीबी रेखा होता क्या है। अर्थशास्त्र में गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ये कोई लाइन नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक रूप से जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया गया है। और ये कैलोरी मापदंड पर आधारित है। जो भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें कितना ऊर्जा
कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होता है, उसी के आधार पर इसको मापा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसमें रखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होना चाहिए। इतना वो भोजन करें, इतना उनकी भोजन की आवश्यकता को पूर्ति की जाए कि उनके शरीर में 2400 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो। और गांव में ये हो गया, शहर में इसको 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति रखा गया है कि प्रतिदिन शहर के प्रत्येक व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके लिए जितने भी उनको पौष्टिक आहार की जरूरत है वो उपलब्ध करवाया जाए। अब यहाँ पे एक सवाल होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 क्यों रखा गया है। तो देखिए, गांव के जो लोग हैं वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, वो लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े होते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए इनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन लोगों को 2400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन। गांव के क्षेत्र में देखें, गांव के ये हो गया, शहर के क्षेत्र में देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में यहाँ पे लोग बहुत कम, जो कठिन मेहनत है वो बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर लोग अपना दुकान खोले हुए हैं, रिक्शा चलाते हैं, कहीं मॉल में काम करते हैं, तो उन लोगों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर मिल जाए तो उतना इन लोगों के लिए काफ़ी है। तो ये चीज़ रखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इतना से कम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, यानी कि गांव के कोई ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से यहाँ पे 2400 कैलोरी भी ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन नहीं जुटा पा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। वैसे शहर के वैसे व्यक्ति जो 2100 कैलोरी भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं प्रतिदिन, उन्हें भी गरीबी रेखा के नीचे रखा जाएगा। इसे हम लोग शॉर्ट में बीपीएल कहते हैं। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे। तो इन लोगों के लिए सरकार काम भी करती है, मुफ्त में सस्ते में राशन भी बांटने का काम करती है ताकि कम से कम इनको भरपेट भोजन मिल सके। 2400 और 2100 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति ये लोग कर सके, तो सरकार द्वारा ये सब काम भी किया जा रहा है। उसके बाद है नरेगा। नरेगा क्या होता है? तो ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। सरकार द्वारा एक योजना बनाया गया कि गांव के वैसे लोग, जैसे कि अभी का जो समय है, जैसे ही गेहूं की कटाई हो जाती है तो धान की रोपाई होने में, उसको रोपने में एक लंबा समय लगभग 2-3 महीने खाली रह जाता है, और इस टाइम पे गांव के जो कृषक मजदूर हैं उनको किसी तरह का रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसे में सरकार ने एक नियम निकाला जिसको हम लोग यहाँ पे नरेगा के नाम से जानते हैं। ये राष्ट्रीय योजना है, पूरे देश में लागू है। इसमें सरकार द्वारा कम से कम यहाँ पे साल में 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। ये जो 2-3 महीने किसान कृषक मजदूर खाली रह जाते हैं, उनको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता है, तो सरकार द्वारा इनको, खास करके ग्रामीण मजदूरों को, साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार सरकार के तरफ से दिया जाएगा, जिसमें नदी नहर की उड़ाही वाले काम आ जाते हैं। तो इस तरह के इसमें काम दिया जाता है, और इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित कर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना यहाँ पे मजदूरी दिया जाएगा। तो इस तरह से सरकार भी काम कर रही है, लोगों को इस गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो जनसंख्या एक बहुत बड़ा बाधा बन जाता है इसको निकालने में। तो इस तरह से सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। अगर नरेगा का फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यही नरेगा का फुल फॉर्म होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जो भी इसमें था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको देखेंगे, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।